हम लोग आज मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर डिफेंस का। मॉडल पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं साइबर डिफेंस। एक पेपर है जो SEC पेपर है, सेक पेपर है। तो साइबर डिफेंस का मॉडल पेपर हम लोग आज डिस्कस करते हैं। ये दो सेट में आपके पास जाएगा, SEC पेपर है, दो सेट में आपके पास जाएगा। तो हम लोग सेट वन, मॉडल सेट वन के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, और सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। साइबर सुरक्षा क्या है और इसका महत्व बताइए। व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। आज के समय में हम लोग ऑनलाइन सब कुछ करते हैं, तो डिजिटल जितना हो गया है उतना ही टेंशन है कि कोई फ्रॉड हमारे साथ कर देता है। हम लोग अपने, मान लीजिए कि जैसे हमारा अपना एप्लीकेशन है CWH कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से, हम लोगों का जो पेमेंट आता है ना एप्लीकेशन पर, अगर आप कोर्स खरीदते हो तो पेमेंट गेटवे हमारा है। पेमेंट गेटवे हम लोग पेमेंट गेटवे रखे हुए हैं, और जो कि आप जानते होंगे रेजर पे, रेजर पे हमारा पेमेंट गेटवे वहाँ से आता है। अगर इस बीच में किसी ने कुछ कर दिया, कोई हैकर हमारा एप्लीकेशन को हैक किया और उस जगह पे रेजर पे की जगह पे अपना चिपका दिया अगर अकाउंट नंबर, तो रेजर पे तो उसमें भेज देगा, हमको तो पता भी नहीं चलेगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो भाई हम अगर मार्केट में हैं, डिजिटली सब काम कर रहे हैं, तो हमको तो सिक्योरिटी चाहिए ना, कि कोई मेरे साथ छेड़छाड़ ना करे। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब ये होता है कि आप जो अभी डिजिटल काम कर रहे हैं, इससे आप अपने आप को सुरक्षित कैसे रखेंगे, सेफ कैसे रखेंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। बोलता है साइबर सुरक्षा उन प्रणालियों, नेटवर्कों और कार्यक्रमों की सुरक्षा का अभ्यास करता है जो डिजिटल हमलों, चोरी और क्षति से सुरक्षित रखता है। डिजिटल हमला समझते हैं ना, डिजिटल अटैक करता है लोग, जो कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डेटा के साथ करता है। तो जो, याद रखिएगा, साइबर चोर कौन होता है, तो जो चोर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइबर अटैकर बोलते हैं। ठीक है, वो अटैक करता है अचानक। साइबर सुरक्षा का महत्व क्या है, तो भैया आपका डेटा सुरक्षित रहना चाहिए ना, नहीं तो आप ही का, आपका फ़ोटो बेच देगा, आपका डिटेल बेच देगा कोई। दूसरा अखंडता, जो आप इंटीग्रिटी, जो आप डेटा रखे हैं उस मतलब डेटा आपका सुरक्षित रहना चाहिए, इंटीग्रिटी आपकी रहनी चाहिए, नहीं तो आपको तोड़ ताड़ देगा सब। तोड़ने का मतलब है कि आज के समय में AI आने से देखते हो, किसी का फ़ोटो को वीडियो बना के और किसी के साथ दिखा दिया, किसी के साथ सटा देगा बाबू, पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा ही फ़ोटो है। अब मेरा फ़ोटो किसी के साथ चिपका कर दिखा दिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो मेरा तो सत्यानाश कर देगा ना। सेवा निरंतरता, सर्विस कंटिन्यूटी, हमेशा एक जैसा सर्विस आपको मिलते रहे, इसलिए सिक्योरिटी चाहिए आपको। नियमों का पालन, जितने कानून हैं सरकार के उनका नियमों का पालन करने के लिए सुरक्षा चाहिए। विश्वास बढ़ाने के लिए, आज सोशल मीडिया पर लोग विश्वास क्यों नहीं करता है, और आने वाले समय में और विश्वास टूट जाएगा, क्योंकि सुरक्षा नहीं साइबर सिक्योरिटी में। आज भी बहुत सारे लोग बहुत सारा जानकारी नहीं देना चाहता ना, कुछ हो जाएगा तब, पैसा उड़ा देगा तब, नहीं देना चाहता है। खतरे से जागरूकता, क्या आने वाले समय में संभावित खतरे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर, उससे रिलेटेड जागरूकता आपको मिलेगी। इंटरनेट गवर्नेंस क्या है, इसकी चुनौती और बाधाओं को समझाइए। इंटरनेट गवर्नेंस का मतलब है जब सरकार अपना सारा काम इंटरनेट के जरिए करती है तो इसको बोलते हैं इंटरनेट गवर्नेंस। आज सरकार सारा काम इंटरनेट के जरिए करती है, आप फॉर्म भी ऑनलाइन भरते हैं, एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन, सब कुछ इंटरनेट के जरिए। तो अगर इंटरनेट के जरिए ही सरकार लगभग सारा काम करवा रही है तो इंटरनेट गवर्नेंस उसको हम लोग बोलते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र क्या है, तो भैया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन में चाहे कोई भी हो, तो उसमें डोमेन नेम होता है या IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस से काम कराते हैं। साइबर सिक्योरिटी के लिए जो नेटवर्क होता है उसमें डेटा, अब सोचिए भारत सरकार के पास आधार कार्ड हमारा है, और हमारा नहीं है, पूरे देश के लोगों का आधार कार्ड है, वहाँ से अगर डेटा लीक हो गया तब क्या होगा। 140 करोड़ लोगों का पूरा डिटेल पता चल जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड में तो सब है, नाम, पता, एड्रेस, फ़ोन नंबर, सब कुछ डाला हुआ है। सोचिए कितना बड़ा लीकेज हो सकता है अगर यहाँ से। तो ये चाहेगी सरकार कि भैया मेरा डेटा जो है आधार कार्ड में या पैन कार्ड में जो रजिस्टर्ड डेटा है उनका पूरा डिटेल जो है वो सुरक्षित रहे, सेफ रहे। सामग्री का नियमन ऐसे करना है जिससे इंटरनेट का दुरुपयोग रोका जा सके। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा ढांचे को चेक करना होगा। डिजिटल समावेश, जिसमें डिजिटल विभाजन को कम किया जा सके। साइबर डिफेंस की चुनौती क्या क्या है, तो सबसे पहला साइबर डिफेंस की चुनौती है खंडित गवर्नेंस, फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस। जिसमें चुनौती क्या है, तो इंटरनेट पर कोई भी केंद्रीय प्रबंधन प्राधिकरण नहीं है, यानी आज भारत में इंटरनेट के ऊपर कोई सरकार का बड़ा कानून नहीं है, बड़ा एजेंसी का देख रेख नहीं करता, वहाँ फ्रॉड हो जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, सीमा पार साइबर खतरा, सबसे ज़्यादा क्रॉस बॉर्डर साइबर अटैक होता है। दूसरे देश के लोग साइबर, मान लो पहले क्या होता था कि पहले हमारा मोहल्ले वाला में चोर रहता था, चोर आपके मोहल्ले का रहता था, बहुत ज़्यादा मोहल्ला का आसपास का रहा, देख लिया 4-5 दिन आके छक बक्सा में रख ले 15,000 रुपये, तो घुस के
दीवार काटा, दीवार काट के घुसा या ताला तोड़ के घुसा, 15,000 लेके भाग गया, तो आप पकड़ लेते थे उसको, पकड़ा ही जाता था जनरली, क्योंकि मैं मेरे यहाँ चोरी हुआ कल वो रात तक था लड़का, और आज सुबह गायब है, तो ढूंढो उसको, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता था। हम देख भी लेते थे, पहचान लेते थे कि यह वही लड़का है। लेकिन बताइए, एक दूसरे देश से कोई आके चोरी कर जाए, डिजिटल चोर है सब, कि मेरे घर का चीज़ उड़ा के चल गया, मेरे सारा तिजोरी खाली कर दिया, कहा है कहाँ का आदमी, तो पाकिस्तान का आदमी। तो ये भी जब समस्या है, सीमा पार साइबर खतरा हो रहा है ज़्यादा, उसका प्रभाव भी देखिए। चुनौती क्या है, इतना आसान नहीं है, सरकार ढूंढ लेगी। बहुत ज़्यादा देखिए, पाकिस्तान से फ़ोन कॉल आता है, दूसरे देशों से फ़ोन कॉल आता है, ये भी चैलेंज है। मानवीकृत साइबर सुरक्षा नीति की कमी, कोई भी भारत में ऐसा सुरक्षा नीति नहीं है जो मानवीकृत हो, मनुष्य से संबंधित हो, ये भी एक समस्या है। गोपनीयता बनाम सुरक्षा, अब सवाल है कि प्राइवेसी कितना करें, सिक्योरिटी कितना करें। अगर हम सब कुछ प्राइवेसी करेंगे, सब पब्लिक, पता है हम अपने सारे चैनल को प्राइवेट कर देंगे, किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, फिर क्या फ़ायदा हमको। तो भैया हम प्राइवेट करें या सुरक्षा, तो बोला जाता है पब्लिक ही करो, बाकी सुरक्षा रखो। उन्नत लगातार खतरे, लगातार आपको एडवांस एक से एक खतरे आते रहते हैं, एक खतरा से निपटते हैं दूसरा आ जाता है। संसाधन की कमी हमारे देश में कुछ ऐसे संसाधन नहीं है जिससे हम साइबर सिक्योरिटी को रोक सके, साइबर सिक्योरिटी को कर सकें। तेज़ी से बदलती तकनीक, एक हम सिक्योरिटी ढूंढ के लाते हैं, तब तक दूसरी तकनीक बदल जाती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है। तो ये भी समस्या हमारे पास आसपास में है। मानव भी बहुत बड़ा कारण है, अंदरूनी खतरा, जागरूकता की कमी, लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग नहीं जानते हैं, इसके कारण भी दिक्कत हो जाती है। बहुत बार गलत तरीके से लोग पैसा लेके भाग जाता है। कंप्यूटर अपराधी क्या है, वही साइबर अपराधी क्या है, हमलावरों के उद्देश्य को समझाइए। तो कंप्यूटर अपराधी वह व्यक्ति है जो कंप्यूटर के जरिए अपराध कर रहा है, इंटरनेट का उपयोग करके अपराध का काम कर रहा है, उसको कंप्यूटर अपराधी बोलते हैं। और उसमें उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य वित्तीय लाभ, आपका पैसा उड़ा लेगा, ठीक है। ये बहुत सारा, जैसे रेन ये सुने होंगे, रेनसमवेयर हमला, ये वायरस है एक। बैंक, अच्छा सोचिए अगर बैंक उड़ा लेते हो जी, बैंक का अगर डेटा उड़ा लिया तो कितना मज़ा आ जाएगा, सब खत्म कर देगा, कहानी प्लेन। जासूसी करने के लिए भी बहुत लोग करता है, जासूसी बहुत सारे देश जासूसी करने के लिए करता है। वैचारिक और राजनीतिक उद्देश्य से भी करता है, बहुत बार राजनीतिक उद्देश्य से कहीं की सरकार को गिलाना हो तो ये सब काम कर सकता है। प्रतिशोध या व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण लोग करता है, हैक करता है। और हैक क्यों करता है, रोमांच और जिज्ञासा, बहुत लोगों को जिज्ञासा रहता है कि चलो देखते हैं, मारते हैं, देखते हैं, आज रूस का अगर उड़ा दें तो बढ़िया है। तो ये कभी कभी मज़े मज़े में ले लेता है लोग, ठीक है। आतंकवादी लोग करता है भय पैदा करने के लिए। और कौन करता है, डेटा चोरी और काला बाजार में बेचता है, डेटा आपका चोरी करके मार्केट में बेच देता है। साइबर आतंकवाद क्या है और इसके तरीके और प्रकार बताइए। साइबर आतंकवाद का मतलब है, साइबर आतंकवाद वह प्रक्रिया जिसमें आतंकवादी इंटरनेट और कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का उपयोग करके नुकसान पहुंचाते हैं। यानी बम नहीं फोड़ेगा, लेकिन ऐसा करेगा कि हालत ख़राब कर देगा वो, तो इसको बोलते हैं साइबर आतंकवाद। इसका तरीका क्या क्या है, तो पहला डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल एंड ऑफ सर्विस होता है, बहुत बार हमला करता है आपके डेटा के ऊपर। हैकिंग करता है या डेटा चोरी करता है, हैक कर लेगा या डेटा चोरी कर लेगा। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत का पता चला कि आधार कार्ड वाला सिस्टम में पे हमला कर दिया, या बैंकिंग सिस्टम पे हमला कर दिया, या भारत के रक्षा प्रणाली पर हमला कर दिया। साइबर प्रोपगेंडा चलाता है, प्रचार करता है, यानी इंटरनेट पर बहुत उलूल जुलूल भारत के खिलाफ या मोदी जी के खिलाफ, मान लो सरकार को गिराना है तो मोदी जी के खिलाफ उलूल जुलूल खूब वीडियो बनाएगा और खूब डालेगा। रेन, वो तो बहुत सारा वायरस होता है, वायरस के जरिए अटैक कराएगा। साइबर जासूसी करवा सकता है, फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग करता है। मेलवेयर फैलाना मतलब ये भी वायरस है, वायरस को अपने सिस्टम से फैला देगा। साइबर ब्लैकमेल करेगा, साइबर ब्लैकमेल तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसा मामला होता है जो आपका, जैसे आपका मान ली पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो ले लिया, लीक कर ली, चोरी कर लिया आपके मोबाइल से। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेके और उसका वीडियो बना के एकदम फालतू वीडियो, जिससे आपका समाज में प्रतिष्ठा गिरेगा, वो सब वीडियो बना के आपको भेज दिया और बोला कि हमको 50,000 भेजो, नहीं तो उसको हम वायरल करेंगे। और वायरल करें, सोचो ना, तुम्हारी इज्जत प्रतिष्ठा सब बर्बाद हो जाएगा। अब कोई भी आदमी मजबूर होकर दे देता है, तो ये सब समस्या आती है। भारत में साइबर सुरक्षा विनियमन को समझाइए, क्या नियम है साइबर सुरक्षा के लिए। तो भारत में साइबर सुरक्षा के लिए कुछ नीतियाँ बनाई गई, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कानून बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को में विफलता पर मुआवजा मिलेगा, तो बहुत सारा कानून है जो यहाँ देखना है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल बनाया गया, CERT। उसके बाद तीसरा बनाया गया है राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। चौथा बनाया गया व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, प्रपोजल डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है।
महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकथाम के लिए बनाया गया साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रेन। डेटा स्थानीयकरण आदेश, डेटा लोकलाइजेशन मैंडेट्स बनाए गए हैं, जिसके अंदर लोगों का डेटा एकदम लोकलाइज होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। आरबीआई भी अपना गाइडलाइन जारी किया है ऐसे साइबर सिक्योरिटी के ऊपर। और साइबर सुरक्षा विनियमन कुछ चुनौतियां, क्या क्या समस्याएं हैं जी? तो पहला, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना है, लोगों को जागरूक करना है और साइबर अटैकर से बचाना है। तेज़ी से विकसित हो रहे साइबर खतरों को, जो नियामक ढांचे यानी हमारा जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको वो पता चला उससे ज़्यादा आगे निकल रहा है साइबर अटैकर, तो हमको उसको उससे आगे निकलना पड़ेगा। मतलब जितना वो सोचता है उससे पहले हमको उसका सेफ्टी लेके चलना होगा। साइबर अपराधों को संभालने में सीमा पार अधिकार क्षेत्र की समस्या। अब इसमें क्या है कि हम अपने देश के लोगों को तो पकड़ सकते हैं। अब पाकिस्तान से कोई आदमी, हमको मालूम है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद से एक आदमी वहाँ से साइबर अटैक मार रहा है, तो हम कैसे जाकर पकड़ लेंगे? वो तो दूसरे देश में है ना, दिल्ली में रहता है, छापामारी करके पकड़ लेते हैं। डेटा स्थानीयकरण आदेशों पर वैश्विक कंपनियों पर प्रतिरोध। बहुत सारे विदेशी कंपनी जो हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे लोकल डेटा को यूज़ कर रहा है और उस डेटा का मिसयूज़ कर सकता है, हम रोक भी नहीं पा रहे हैं उसको। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून की व्याख्या कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून उन कानूनी ढांचा और संधियों और समझौतों और सिद्धांतों का समूह है जो एक साइबर स्पेस को विनियमित करने, साइबर अपराधों को रोकने और साइबर खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किए गए हैं। इन कानूनों का उद्देश्य साइबर आतंकवाद, हैकिंग, डेटा चोरी और ऑनलाइन गोपनीय उल्लंघनों जैसे मुद्दों को हल करके एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण डिजिटल वातावरण बनाना होता है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून के मुख्य घटक कौन कौन है? क्या क्या करना पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा? तो अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, देश का नहीं, तो उसमें सबसे पहले है बुडापेस्ट साइबर अपराध सम्मेलन। पहली बार हुआ था बुडापेस्ट, याद रखिएगा, साइबर अपराध सम्मेलन हुआ था बुडापेस्ट में। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसके बारे में चर्चा किया गया कि भैया ये बहुत बड़ा मुद्दा है। टर्लिन मैनुअल बनाया गया था, टर्लिन मैनुअल भी बनाया गया था। मैनुअल मतलब वहाँ भी बहुत सारे कानून बनाए गए थे, लेकिन अभी तक दुनिया में बढ़िया बढ़िया कानून साइबर अपराध के लिए नहीं बन पाया। सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन भी बना था, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन बना था। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ बना था, ITU जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट्स बना था। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून की चुनौतियां क्या क्या? ये तो बना ठीक है, इतने सारे कानून, क्या चैलेंजेज आ रहे हैं? पहला चैलेंज है सार्वभौमिक समझौते की कमी, यानी ऐसे कानून में सब देशों की भूमिका नहीं है, कुछ देश इसमें आगे कुछ देश पीछे रहता है। साइबर हमलों का निर्धारण, ये तय ही नहीं किया जा पा रहा है कि साइबर हमला कहाँ से हो रहा है। तेज तकनीकी प्रगति, इतना तेज़ी से टेक्नोलॉजी बदल रहा है कि ये सारी कमेटियां जब तक एक साइबर अटैकर को ढूंढती है तब तक दूसरा तरीका लोग ढूंढ लेता है। क्षेत्राधिकार की समस्या, ये भी समस्या आ जाती है कि अगर पता चल गया कि हम इजराइल में बैठ के या ईरान में बैठ के या चीन में बैठ के कोई बंदा कर रहा है तो वहाँ क्षेत्राधिकार है, क्षेत्र है, वो हमारा क्षेत्र नहीं है, हम वहाँ जाके कुछ नहीं कर सकते। ये जानते हुए कि चोर वही है लेकिन नहीं कर सकते। मोबाइल और वायरलेस उपकरणों के प्रसार को समझाइए। मोबाइल और वायरलेस डिवाइस का प्रसार और साइबर रक्षक में इसका महत्व क्या है? तो मोबाइल और वायरलेस डिवाइसों का प्रसार स्मार्टफोन, टैबलेट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइसेस और वायरलेस तकनीकों के उपयोग और उपलब्धता में तेज़ी से वृद्धि को दर्शाता है। इसमें क्या हुआ? तो साइबर रक्षा पर मोबाइल और वायरलेस डिवाइसों का प्रभाव, तो बोलता है कि बढ़ा हुआ हमले का दायरा, सबसे ज़्यादा नेटवर्क से जुड़े समस्याओं में सबसे ज़्यादा हमला यही सब पर आता है। वायरलेस नेटवर्क की कमजोरियाँ, वायरलेस जो है बहुत कमज़ोर नेटवर्क होता है क्योंकि वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है, वहाँ पे ये लोगों को बहुत आसानी से घुसने का मौका मिल जाता है साइबर अटैकर को। IoT डिवाइस और स्मार्ट तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसों में अक्सर सीमित सुरक्षा सुविधाएं होती है जिसमें वे बॉटनेट हमलों और DDoS डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस और मेलवेयर के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं। मतलब लोग इन सब का इस्तेमाल करके मोबाइल, खास करके जब सबसे ज़्यादा हैकिंग होता है वो मोबाइल में और टैबलेट में होता है। मोबाइल मेलवेयर, मोबाइल में वायरस छोड़ना आसान होता है। अपना उपकरण लाओ, BYOD नीति लगाई गई थी, जैसे बहुत बार आप अपना डिवाइसेस देते हैं वहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता है। मोबाइल और वायरलेस डिवाइसों के लिए साइबर सुरक्षा रणनीति, तो मजबूत इंक्रिप्शन का उपयोग किया गया। इसलिए देखिएगा आप लोग जब व्हाट्सअप यूज़ करते हैं ना, तो व्हाट्सअप में अब ये ऑप्शन देता है end-to-end इंक्रिप्शन, ये वाला ऑप्शन लिखता है end-to-end इंक्रिप्शन दिया गया मजबूत, ताकि कोई अटैक ना कर ले। एंड पॉइंट सुरक्षा समाधान दिया गया, एंड पॉइंट भी आपको सिक्योरिटी सोल्यूशन दिया गया मोबाइल में। नियमित अपडेट मांगा जाता है, पैचिंग किया जाता है, क्योंकि लगातार अपडेट आपका एप्लीकेशन इसलिए मांगता है कि कोई उसको
अगर हैक करेगा तो अपडेट में ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा उसका। बहुकारक प्रमाणीकरण, मल्टी फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन है, बहुत जगह पे ऑथेंटिकेशन दिया जाता है, ऑथेंटिक होगा तो माना जाएगा, नहीं तो बहुत बार मोबाइल आपको खुद बता देगा ये जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो ये ऑथेंटिक नहीं है। सुरक्षा नीति बनाई गई है, जागरूकता और प्रशिक्षण लगातार चल रहा है, लोगों को हमेशा जागरूक किया जा रहा है कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेटर है, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेटर नहीं है। तो ये हम लोगों का सेट मॉडल सेट 1 में था। अभी हम लोग मॉडल सेट 2 भी रिकॉर्ड करके डाल देंगे।